को पूरी दुनिया में बहुत प्यार से सुना जाता है। बस आपकी तालियां उठे। मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि उनके बारे में बोलना सूरज को दिया दिखाना है। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आदरणीय संपत सरन जी माइक तक आए, आप लोग तालियां बजा दें। मैं किसी भ्रम में नहीं हूं। इस समय वही लोग बैठे हैं जो दूसरों के साधन पर आए। सही बात। सम्माननीय विधायक जी, आज के समारोह के मुख्य अतिथि, तमाम महनीय लोग और कवि लोग, समय की अपनी सीमाएं हैं और लोगों को आपको सुनना है। कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा कम बोलूं, हालांकि ये मुश्किल काम है। आपको भरपूर टाइम है। मुश्किल काम है कम बोलना। हम हिंदुस्तानी लोग 8 तो रॉन्ग नंबर पर ही बात कर लेते हैं और ये भी आधे घंटे बाद सामने वाला ही बताता है कि भाई साहब रॉन्ग नंबर मिल गया। हम कुछ अलग से नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हजारों साल की साहित्यिक परंपरा में नहीं कहा गया हो। जिन लोगों ने आजादी दिलवाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बची रहे। वाह 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 वाह। इतनी सी बात है। तमाम लोग अपनी रातें इसीलिए खराब करते हैं और कोई बात नहीं। वो एक शायर का शेर है कि इसलिए नहीं चुनवाए तकदीर ने तिनके कि जब बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। अक्सर लोग मुझ पर तो ये आरोप लगाते हैं कि आप मोदी विरोधी हो। अगर मैं ये भी कह दूं कि मोदी जी 19 में दोबारा अपने काम के दम पर जीत करके आए हैं, तो उन्हीं के लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। मेरी इमेज ही ऐसी बनाई। कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि भाई साहब आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करो। मैंने कहा जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। क्या कहने। थोड़ा आप समाज का चिंतन बड़ा बारीकी से किया करो। विरोधियों का मत सुनो, तब असली चीजें, असली तथ्य निकल करके आए। अभी तो विधायक महोदय एक सज्जन मिल गए थे मुझे, बोले जी आप इतना सब करते रहो, 7 साल हो गए आपको बोलते बोलते, अब आप ही बताओ कि विकल्प क्या है। मैंने कहा ये समस्या बीजेपी की है, देश की नहीं है। वही वाह 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 वाह, बढ़िया। क्या कहना। अगर आप ये कह रहे हो कि देश में कोई विकल्प ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से इस देश की मिट्टी का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं होगा। वही वाह 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 वाह। ये कोई अधिनायक राष्ट्र थोड़ी है। 545 जो लोग चुने जाते हैं वो अपने में से जो योग्यतम होता है वो तो चुनते हैं, वो उम्र से। इसमें विकल्प जैसी क्या बात है। ये सारी अपनी समस्याएं हैं, समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं गद्य लिखता हूं, चीजें तो बदली हैं। जैसे भ्रष्टाचार में आप देख लो, रेटें डबल होगी, गारंटी आधी। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। वेतन 6वें ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। और अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। ये डिजिटल इंडिया है। सही बात। लोग बाग मुझसे कहते हैं कि साहब आप तो कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने कहा देखो सोशल मीडिया पे तो मैं सक्रिय हूं नहीं, फेसबुक ट्विटर तो मैं सब इस्तेमाल करता नहीं। और वैसे अगर मेरी कहीं भी बात पे सामने से कोई आदमी गाली निकालता है तो वो गाली नहीं है, एक तरह से व्यंग के पहुंच की रसीद है जी। भाई किसी ने व्यंग कहा और सामने से किसी ने बुराई नहीं माना तो फिर क्या व्यंग कहा। क्या कहने। वाह वाह वाह, बढ़िया। व्यंग होता है इसलिए कि जैसा होना चाहिए वैसा न होकर के जो नहीं होना चाहिए वह होता है, तो व्यंग होता है। वाह
मजबूत रहना चाहिए। बिल्कुल। और अगर चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो तो ये मजबूत बनाने की सारी जिम्मेदारी कवियों की, शायरों की, पत्रकारों की, बुद्धिजीवियों पर, चिंतकों की। हम इसी का निर्वहन कर रहे हैं। मीडिया के लोग भी बैठे हैं, माफी चाहता हूं, हालांकि ये काम उनको करना चाहिए। यहाँ जो आए हैं गलती उनकी नहीं है। इनके तो कंधों पर कैमरे लटका दिए और जेब में कलम है, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इनके हाथ बांधे गए। हो सकता है मीडिया पर बाजार का दबाव हो या और भी दूसरे कई कारण हो सकते हैं। मैंने तो 3 साल हो गए घर में टेलीविजन का कनेक्शन कटा दिया। मैं आपको सच बता रहा हूं जी। और खबरों से मैं इतना आतंकित हूं कि बंद स्क्रीन को भी कपड़े से ढक के रखते हैं। वो प्राइम टाइम पे बहस देखते हो आप, अमूमन 4 जन बहसे आते हैं। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और आपकी भरपूर तालियां उठेंगी। चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। आज हिंदुस्तान में ये पहला मौका है जब मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। प्रधानमंत्री कदम ताल भी करते तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बनाता। अखबार से थोड़ी उम्मीद है क्योंकि अक्षर को ब्रह्म कहा गया है जी। छपे हुए शब्द पर आज भी भरोसा है। पार्लियामेंट में भी अगर कोई लहराता है तो अखबार ही लहराता है जी। लेकिन इन दिनों अखबार भी शायद बाजार के दबाव में है या और कोई कारण है, यहाँ का तो मुझे पता नहीं। हमारे यहाँ 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं अखबार: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नहीं निकलते। एक दिन जो अखबार के दबाव, ऑफिस से फोन आ गया, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद ले, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया तो चाहे एक की जगह 2 ले जाए लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद कर बांटता है। तो कोई ना कोई चैनल तो आपको तलाशना पड़ेगा, आपको कहीं न कहीं रखनी पड़ेगी। लेकिन सहज रहा करो। एक ऐसा पूरी जमात है जो आपको होमवर्क देने के लिए छोड़ी गई है। वो दिन भर में कोई ना कोई बहस या ऐसा कोई गुस्से की बात कहकर के आपको काम दे देते हैं, अपन सब काम पे लग जाते हैं। मैं सहज रहता हूँ, कभी होमवर्क लेता नहीं। एक दिन तो एक ऐसे मेरे व्यंग से बुरा मान करके किसी भक्त का फोन आ गया होगा। भक्त तो आप जानते ही हो ना, राजनीति में भक्त का मतलब होता है जिसकी आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। उसका फोन आ गया, बोले जी और सुनाओ क्या हालचाल। मैं सहज रहता हूँ, मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने के पैसे लेते हैं। एक समय आएगा तो ये सब समझ जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलना है। 2014 में जो 18 साल का बेरोजगार था वो आज 25 साल का बेरोजगार हो गया। बिल्कुल, इनको भी समय सब सिखा देगा। इनके लिए कोई अलग से पेट्रोल पंप थोड़ी खुलेंगे। क्या कहते हैं। और वो धीरे धीरे वो सारा दबाव जो है विधायक महोदय दिखने लग गया। आप गौर से देखो, चेहरा दाढ़ी से ज्यादा लंबा दिखता है। एक समय तो एहसास होता है ना, बिल्कुल सबको होता है। मैं 2 रचनाएं सुना दूं अगर आपका इजाजत हो तो। एक पहले छोटी रचना सुना दूं। शरद जोशी जी गद्य पढ़ते थे, मैंने तो इतना लिखा है मुझे याद ही नहीं रहता। एक मेरा चैनल है यूट्यूब पे जिसपे ऑडियो डालता हूँ, जिसपे मेरे नाम का लोगो है, वहां सुनते रहा करो। उसके मैंने कमेंट बंद कर रखे। पता नहीं कोई आदमी उसकी एडिटिंग की प्रशंसा कर दे तो वो एडिटिंग करने वाला पैसा मांगने लग गया। रचना का शीर्षक देखो, एक शब्द से भी बात इस तरह से हो सकती है। फिर मैं आपका और मन लगा दूंगा 10-1 मिनट।
मैं यहीं बैठा हूं, बाकी लोगों को भी अपने को सुनना। एक तो मैं आपको बधाई दूं, राम मेरे जी ने कवियों का चयन बहुत अच्छा किया। दोनों कवियत्रियां क्या बढ़िया, सरस्वती वंदना थी और चांदनी जी ने तो क्या अच्छे शेर सुनाए। अभी उनको हम और बैठ करके सुनेंगे। अभी पिछले दिनों में एक कवि सम्मेलन में फंसा, कवियत्री ने सरस्वती वंदना की और इतना बेसुरा गा रही थी और वंदना के बोल थे, मां मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह, मांग वाजिब है। मुझसे अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आपके 2-4 वीडियो क्या घूमे, आप पैसा बहुत लेने लगे। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही था। तो हम इस बात के लिए इनको बधाई देंगे कि आज टीम का चयन। बहुत बढ़िया, क्या कहने। एक तो आप लोग भी देखो, एक आदमी को इतना टारगेट कर रहे हो 7 साल से और कुछ नहीं, डिग्री पे सवाल उठाती। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के कक्षा में स्थापित होकर के धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों इसकी डिजाइन पे बहस कर रहे हैं? व्यंग देखें आप, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लोगों को शिकायत है कि साहब लोग कम संख्या में हैं। मेरा मानना है कि लाखों की अगर भीड़ हो तो भी अच्छा सुनने वाले इतने ही होते हैं। बिल्कुल। शीर्षक पे आप तालियां बजा देंगे, फिर एक आर्टिकल आपको सुना दूंगा, मन की बात। मैं विधायक जी को समर्पित करता हूं। आप जीत जाओ, फिर लखनऊ विधानसभा में कवि सम्मेलन करेंगे। बहुत बढ़िया। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। ध्यान से सुनना। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। क्या कहने। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। क्या आनंद आ गया सुनाने का। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। अब ध्यान से सुनना। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात भटक कर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात पूरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात हो जाती है। आप व्यंग देखें आप, वैसे भरपूर तालियां बजाना अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए। वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगली पंक्ति पर आप तालियां रोक सके तो रोक के बताना, पूरी मन की बात का आप दृष्टि में रखें। सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों।
ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करे। क्या कहने, समापन की ओर बढ़ता हूँ। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे हम कक्का बारकड़ी सिखाते हैं छोटे बच्चों को, मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का भी नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। अब समर्थन करना, मोहब्बत देना, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। क्या कहने, अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात। नहीं बात, बढ़िया। एक मैं आपको पुरानी रचना सुनाता हूं, लेकिन ये आस्था का, धर्म का मंच है, उससे अच्छा मेरे पास कुछ नहीं है इस मौके के लिए। हम तकनीक के युग में जी रहे हैं जिसने भौगोलिक सीमाएं कम कर दी और आदमी से आदमी को दूर कर दिया। अब तो आदमी खुद आगे हो, खुद से दूर होता जा रहा है। आदमी के पंजे में मोबाइल के आया, आदमी खुद मोबाइल के पंजे में आ गया। क्या कहने, बढ़िया। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं। जो कुछ नहीं कर सकता वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने YouTube पर मेरी एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। ये तो एक माध्यम है, हम इसका उपयोग कितना करते हैं। दरअसल आप पूरे दुनिया का नजारा देखिए, ट्रंप हो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, आबे हो, बोल्सोनारो हो, वहां वाले हो या यहां वाले हो, सबके नारे एक जैसे, सबकी भाषा एक जैसी, सबकी तिकड़म और तरकीबें एक जैसी। लोगों को भ्रम है कि राजा का चुनाव वो करते हैं। असल में 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। क्या कहने, जिस दिन उनके हित सज जाएंगे इनकी जगह दूसरे आते चले जाएंगे। लेकिन इंडिया डिजिटल हुआ, उससे चीजें तो आसान हुई है साहब। मैं तो अभी, कोई आदमी किसी भी समय किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है, ये खुला पत्र आया। मैं तो अभी पिछले दिनों दवा की दुकान पर गया था, तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा है। वहां पहुंचने के बाद पता लगा कि आज धनतेरस है। दुकानदार मेरा मित्र था, थोड़ा मजाकी था, बोले यार कविराज आज के दिन भी बीमार पड़ गए क्या? तो मैंने बात बनाई, मैंने कहा साहब बीमार नहीं हूं, 2 कारणों से आया हूं। एक तो क्या है कि पूरे बाजार में आप ही क्या सबसे कम भीड़ थी, और दूसरा धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है। तो वो थोड़ा दुखी होकर के मजाक करी, उसने बात ठीक करे, बोले साहब दूसरों की बिक्री देख करके मैं भी सोच रहा था कि धनतेरस पे एक दिन के लिए हम भी दवाई की दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोले लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां दवा। हम सब भक्तों से पीड़ित हैं। जिन मुद्दों पर 2014 से
एक गांव में से हाईवे निकलना था, समझाया कैसे जाता है। हाईवे निकलना था तो उनमें से कोई आ गया, एक बन करके उनका आराध्य, और उसने उनको बहका दिया। बोले भैया हाईवे इधर से नहीं बनाएंगे। गांव वाले इकट्ठे हो गए, कंपनी का आदमी आया, उसने आकर के देखा भाई हाईवे तो एक अच्छी चीज है, क्यों नहीं, अब समझाया कैसे जाता है वो देखना आप। बोले नहीं साहब हम नहीं बनाने देंगे। अगर मान लो गांव में जो सड़क निकलती है, कल को हमारे यहाँ चोरी हो जाए तो हमारे जो गाय भैंस बकरी ये जो जानवर है इनके पैरों की निशानी नहीं मिलेंगे, जान चली जाएगी सड़क नहीं बनने। बात ऊपर तक पहुंची, कंपनी के लोग आए, उस आदमी को पटाया, उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोले देखो तुम लोग उल्टे गड़े की पीते हो ना, इसलिए हर बार उल्टा सोचते हो। मान लो तुम किसी के चोरी कर लो तो ये कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे पैरों के निशान उनको नहीं मिलेंगे। वो घर से फावड़ी पराती उठा लाए, बोले जान चली जाए सड़क यहीं बनेगी। तो उनको उनके हाल पे छोड़ो, वो ऐसे समझाएगा। एक तो मैं आपको निवेदन कर दूं, आपको विधायक जी बहुत अच्छे बोले साहब। हाँ मैं कमकेड आदमी है, मैंने का व्यवहार देखा। अभी तो मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में बैठा, सामने एक विधायक थे, मुझे पता नहीं था कौन सी पार्टी के। मैंने इसे पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। देखो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो अपने आप को कहता है कि दुनिया के सर्वाधिक सदस्य उसके पास है, उसके बावजूद वो कांग्रेस में तोड़ फोड़ में लगे हुए, कितना आत्मविश्वास गिरा हुआ है। और आप लोग कह रहे हो बहुत मजबूत पार्टी है। वही बात क्या कहने, अगर ये इसी तरह से कांग्रेस में दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करते रहे तो हो सकता है 2024 में बीजेपी का चुनाव जिनो हाथ के पंजे में कमल का फूल। वही बात बढ़िया। एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ, फिर विधायक जी जैसा क्या और बाकी लोगों को सुनना। अरे यार वो तो इतना सब है, क्या इतना लिख रखा है कि याद ही नहीं रहा। महिलाओं को लेकर के भी काफी बातें की गई। यहाँ महिलाओं की उपस्थिति भले ही कम है, कार्यक्रमों में महिलाओं को बुलाया करो। हाँ वो एक रहता है, स्त्री की जो ताकत है ना उसका कोई और शोर नहीं है। दोनों कवित्रियां बैठी, मैं कहना चाहता हूँ जी। वो पति ने डींग हांकते हुए पत्नी से कहा, बोले मेरा बड़प्पन देख तो तेरे से बिना देखे शादी करी। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख तो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। लड़कियों का ब्याह सावा ये सब। ब्रोटोल्ट ब्रेक एक कवि थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम कैसे समाज में रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, जब हम गए तो कैसा समाज छोड़ कर गए। ये ज्यादा हम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तकनीक का दौर है, सुविधाएं कम बढ़ गई, सुख कम हो गया। पुराना समय जो था उसमें हमने क्या खो दिया, उसी की एक रचना, एक व्यंग रचना मैं आपको सुना देता हूं। बैठिए भाई साहब, बस 2-4 मिनट और लूंगा। ये तो धड़ल्ले से जा रहे हैं, कई लोग तो मेरे टाइम में बंद मोबाइल काम के लगा के निकलते हैं। रचना का शीर्षक है वे भी क्या दिन थे। पहली पंक्ति से पकड़े, पवित्र मंच है धर्म का। तब देखिए माता जी की स्मृति में आप ये कार्यक्रम करते हैं। पाकिस्तान के एक शायर है अब्बास ताबिस, हालांकि शायर किसी देश का नहीं होता है, वो तो पूरी दुनिया का होता है। उनका एक शेर है माँ के सम्मान में और उसके महत्व को लेकर के, उससे बड़ा शेर नहीं सुना मैंने कि एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिस। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिस, मैंने एक बार कहा था कि मुझे डर लगता है। क्या कहेंगे ये आपाधापी ये वो सब चीजें यहीं रह जाएंगी। तब देखें आप वे भी क्या दिन थे। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास थी। वाह, आपकी मोहब्बत मिलनी चाहिए आप सुनने के बाद में आप। वाह, और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां उठेंगी। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त था और परिवार में बोलचाल बंद। क्या कहेंगे? ये नौजवान पीढ़ी बैठी है, एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। वही बात जो तकनीक के
पीछे भाग रहे हैं ना। लेकिन हम भी क्या साहब राम के वंशज है, चारों तरफ से लूट पिट जाते हैं, तब जाकर के समझ में आती है कि सोने का हिरन नहीं होता। हमारी तो हजारों साल से फितरत है। पुराने समय देखें, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। क्या कहने, अभी तो कई लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, अब लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। बिल्कुल। मैंने कहा एक व्यंग्यकार है बड़े पुस्तक अहमद यूसुफी साहब, उनका एक जुमला है बहुत जोरदार कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। जो चीज जानते हैं तो भी क्या माथा लगाना। वही बात। तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। अच्छा है ये। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। क्या कहने, हमारा आप तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में बैठ करके कार्यक्रम का आनंद ले रहे हो, बड़ा अच्छा कॉलेज है। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप बुंदेली बोलते हो, और इन पंक्तियों पर मेरा दावा आप तालियां रोक नहीं पाओगे। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। अच्छा है। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। वाह। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभा में चलेगी। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। अब अपना बचपन याद करो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे, आवारा पूंजीवाद, जिसने मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर दिया। लाखों करोड़ों बैंक में जमा है, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। बुजुर्ग लोग बैठे, पुराना समय याद करो। 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी किसी चाचा के, पिताजी के, बड़े भाई के फिट करवा लिए। एक पहन के निकल लिया, दूसरा धो के सुखा दिया और प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज वार्डरोब अलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता किस पैंट के साथ में कौन सा शर्ट मैच करेगा। क्या कहने, ये जो चीज है ये पूंजीवाद की देन है। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा ले कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। वाह वाह। ये राम कथा का पवित्र मंच है, लेकिन हमने गांव में क्या देखा है। ये देश तो ऐसा है जो भगवान से मजाक कर लेता है साहब। आप कह रहे हो देवी देवताओं की छोटी सी बात होगी पूरा मान गए, ये ईश्वर का अपमान हो गया, ये देवी देवता का अपमान हो गया। इस देश का लोग बहुत समृद्ध है। अगर वो बूंदेली ढंग से समझ में आ जाए तो पता लग जाए कि देवी देवता और भगवान कहाँ है। वो हमारे गांव में एक आदमी का घर था शमशान घाट के
जैसे भैंस को दूने बैठा उधर से एक अर्थी आ गई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब इतनी भीड़ और झूठे लोगों से राम का नाम सुनकर के भैंस बिगड़ गई। तो लात मारा तो भैंस का दूध टूट गया। बात आई गई होगी। दूसरे दिन वो गरीब जैसे ही भैंस दूने बैठा उधर से पीड़े करती आ गई, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तो उस गरीब का पहले दिन नुकसान हो गया था। उसने पहले जाकर के अर्थी वालों से पूछ लिया, क्यों भाई कल वाला लिए घूम रहे हो, कोई ताजा मार रहा है? और आप कह रहे हो कि साहब देवी देवताओं का अपमान। इस देश के लोक का अध्ययन करो, थोड़ा अंग्रेजी से बाहर निकलो, तब देखो आप। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। यहीं आकर के मंदिर का पता मालूम होता है। नहीं वाह। वो प्रधान सेवक ने एक ही बार ऊंची फेंकी थी कि मेरा सीना 56 इंच का है। मैं कहा भैया ब्याह करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। लोग पैदल चलते थे और पद यात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। और विधायक जी आप इसे ध्यान से सुनना, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। भाई वाह 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 वाह। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। वाह। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे 8 घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। वाह। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान पकड़ना और पकड़ में आ जाए तो मुझे बताना भी। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और मोदी जी किसको सुधार देंगे? इन पंक्तियों पर आपकी तालियां रुकेंगी नहीं। देखें आप, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद है। और हमारे बड़े शायर है उदय प्रताप सिंह जी, सांसद भी रहे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता। उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकालते। क्या करने। वाह वाह वाह। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा। खत लिखता हूं खून से शाही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। समापन की ओर बढ़ता हूं। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन ने एक नुकसान ये भी किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको देखने वाली कलाएं बना दिया। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री की मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। देखो जो सच है वो कहना पड़ेगा। बिल्कुल। पहली बार जब मन की बात की रेडियो पे मोदी जी ने, तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से
वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। बिल्कुल, जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था, बिना लाइसेंस का रेडियो नहीं बजा सकते थे। पूछो बुजुर्गों को। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते। जीवन में कितनी नाटकीयता आ गई। अभी प्रधानमंत्री केदारनाथ गए तो क्या रंगीन चश्मा लगा रखा है। या जिसको देखने जा रहे हो वो तो दिखता ही है जब तब तमाम तरह के चश्मे उतार कर देखा जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात कही है। इसका समापन कर रहा हूं, समापन पर तालियां बजा देना वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। सच है, बहुत मोहब्बत दी आपने, समय की अपनी सीमाएं हैं। सच है, गन्ने का रस सूख गया तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।